गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे की कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, डेफिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आज हम लोग वही करने वाले हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले हम देख लेते हैं। तो 17वीं शताब्दी में यूरोप में 30 साल के युद्ध और इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा पैदा हुई। जो ये अवधारणा है वो 17वीं शताब्दी में यूरोप के 30 साल के युद्ध इंग्लैंड के गृह युद्ध के दौरान यानी कि पैदा हुई थी। तो 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया ने यह विचार स्थापित किया। राष्ट्रवाद का न केवल घरेलू मामलों में जैसे धार्मिक बल्कि बाहरी सुरक्षा पर भी संप्रभुत्व नियंत्रण था। इस विचार को दार्शनिक इमैनुअल कांट ने चुनौती दी, जिन्होंने सार्वभौमिक धार्मिक विचार में नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता से प्रेरित एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। 1795 के निबंध सदा शांति एक दार्शनिक संकोच में उन्होंने अपने विचार को रेखांकित किया और कि राष्ट्रों की प्रणाली को एक नए प्रबंध विशेष व्यवस्था द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। राष्ट्र राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों को सामान्य भलाई के अधीन करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होना चाहिए। तो अब इसके देख लेते हैं कि पहली अवधारणा कौन सी थी, शक्ति की अवधारणा। इसमें देश की संप्रभुता और नियति के नियंत्रण के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि कुछ हद तक नियंत्रण बाहरी सीमा से देश को नुकसान पहुंचा सकता है। कठोर या बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति नियंत्रण के बारे में है, जबकि नरम शक्ति मुख्य रूप से प्रभाव के बारे में है, दूसरों को मानने की, युद्ध के तरीकों का उपयोग करके कुछ करने के लिए। एक छोर पर बल का उपयोग करने से लेकर दूसरे पर अन्य के राजनयिक साधनों तक शक्ति के साधन मौजूद हैं। ऐसे उपकरणों में सशस्त्र बल शामिल हैं, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी, द्विपक्षीय और सार्वजनिक कूटनीतिक, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नियंत्रण के लिए समर्पित विभिन्न सरकारी एजेंसियां। शक्ति के चर में सैन्य शक्ति, धार्मिक क्षमता, सरकार और लोगों की शक्ति का उपयोग करने की इच्छा, और जिस हद तक वैधता है यह या तो लोगों की नज़र में या अन्य राष्ट्रों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की दृष्टि में कैसे शक्ति को प्रभावित करता है मिटा दिया जाता है। शक्ति का माप न केवल कठिन तथ्यों पर निर्भर करता है बल्कि इच्छा और प्रतिष्ठा की धारणा पर भी निर्भर करता है। ठीक से समझने से के लिए एक और शब्द सैन्य ताकत है। यह शब्द सैन्य क्षमता और सशस्त्र बलों की क्षमताओं को संदर्भित करता है, और यह एक ऐसी क्षमता है जिसका वास्तव में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे अक्सर किसी देश की शक्ति के स्थैतिक माप के रूप में समझा जाता है, लेकिन वास्तव में सैन्य शक्ति एक ऐसा चल है जो सभी प्रकार के कारकों के अधीन है, जिसमें विरोधियों की स्पेसिफिक शक्ति, प्रभावी रूप से उपयोग की जाने वाली डिग्री, या चाहे वह बिल्कुल भी इस्तेमाल किया गया हो, बल किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सैन्य या कानून प्रवर्तन क्षमता का उपयोग है। यह ताकत का वास्तविक उपयोग है और इसे प्रति शक्ति या शक्ति के बराबर नहीं होना चाहिए। बलपूर्वक या असफल रूप से बल प्रयोग करने से किसी की शक्ति और शक्ति कम हो सकती है। एक ही टोकन द्वारा इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करके शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बल एक उपकरण के रूप में शक्ति का एक उपकरण है या कोई अन्य उपकरण होगा, लेकिन सशस्त्र बलों जैसे संस्थागत साधनों के विपरीत कार्रवाई में इसका उपयोग सैन्य क्षमता जैसे ताकत के स्थिर साधनों से अलग है। इस प्रकार बल को बलपूर्वक लागू साधन के रूप में समझाना चाहिए। अंत में राष्ट्रीय रक्षा है। कड़ाई से बोलते हुए यह सशस्त्र बलों की राष्ट्र की संप्रभुता और उसके लोगों के जीवन की रक्षा करने की क्षमता को संदर्भित करता है। हालांकि 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद से मातृभूमि सुरक्षा के मिशन घरेलू का उपयोग करने के साथ साथ सैन्य उपकरणों का उपयोग करके देश को आतंकवादी या अन्य हमलों से देश के भीतर या बाहरी बचाव करने के लिए राष्ट्र के एक तत्व के रूप में समझा गया है। तो अब राष्ट्रीय सुरक्षा की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। बाहरी खतरों या आक्रमण से आंतरिक मामलों की रक्षा के लिए मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ है एक देश, राष्ट्र की क्षमता, किसी देश की शब्द क्षमता राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रत्येक आयाम यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य आदि को समाहित करती है। पिछली 3 शताब्दियों में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषाएं बदल गई हैं और विद्वानों के लिए कई व्याख्याएं पेश की गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एक पूरे के देश राष्ट्र की सुरक्षा है। व्यापक व्यापार का इसका सर्वोच्च आदेश राष्ट्र और इसके लोगों को सशस्त्र बलों को बनाए रखने,
और राज्य के रहस्यों को बनाए रखने के लिए हमले और अन्य बाहरी खतरों से सुरक्षा है। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद आतंकवादी और अन्य हमलों से मातृभूमि की रक्षा, जिसे मोटे तौर पर मातृभूमि सुरक्षा के रूप में समझा जाता है, एक प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता के रूप में बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय अतः अंतरराज्य संबंधों के संक्रमण का अनुभव होने के कारण परिभाषाएं और व्याख्याएं परिवर्तन से गुजरती हैं। शुरुआती व्याख्याकारों का सुझाव बाहरी खतरों के एक मंच से राष्ट्रीय सुरक्षा को देखने की ओर अधिक था। बाहरी आक्रमणों से किसी के राष्ट्र की सुरक्षा के प्रावधान के सैन्य पहलुओं पर इन विद्वानों ने महसूस किया कि बाहरी खतरों की अनुपस्थिति का मतलब सुरक्षा की अनुपस्थिति था, जबकि रिचर्ड लोवेंथल ने सुरक्षा की परिभाषा में राजनीतिक आत्मनिर्णय के पहलू को जोड़ा। जोसेफ ने कहा कि सुरक्षा को एक समूह के रूप में सामाजिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए, और एक राजनीतिक स्थिति की डिग्री और कुछ न्यूनतम अपेक्षित आनंद, आर्थिक कल्याण, भौतिक अस्तित्व के पहलू के अलावा रिचर्ड उलमेन एक व्यापक परिभाषा का सुझाव देते हैं, जहां वह अन्य पहलुओं के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक घटना या घटनाओं के अनुक्रम के रूप में खतरे में, जो कि काफी हद तक धमकी देते हैं और अपेक्षाकृत कम समय में राज्य के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता को नीचा दिखाते हैं। एक विशिष्ट शब्दकोश परिभाषा इस मामले में मैकमिलन डिक्शनरी के शब्द को एक देश के रहस्य और उसके नागरिकों की सुरक्षा या सुरक्षा के रूप में परिभाषा किया गया है, जिसमें एक राष्ट्र और एक राष्ट्र राज्य की समग्र सुरक्षा पर जोर दिया गया है। रोम जोसेफ द्वारा एक बात की परिभाषा में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विशिष्ट अर्थ का मतलब विदेशी श्रुतलेख से स्वतंत्रता है। तो अब आगे देख लेते हैं कि सामूहिक सुरक्षा क्या है। सामूहिक सुरक्षा राष्ट्रीय राज्यों के बीच एक आंतरिक व्यवस्था है। अगर वे हमला कर रहे हैं तो अन्य सदस्यों राज्यों को रक्षा सहायता प्रदान करते हैं। यह आज यूनाइटेड किंगडम, ट्रिपल थर्ड रिपब्लिक ऑफ प्रथम विश्व युद्ध और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन से अपने पहले रूसी साम्राज्य के बीच ट्रिपल एंतांत जैसे क्लासिक रक्षा गठबंधनों का आधार है। यह न केवल भौगोलिक सीमा से बल्कि सैन्य प्रतिबद्धताओं पर भी केंद्रित है। और अब सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से है। कड़े शब्दों में सदस्य राज्यों की आपसी प्रतिबद्धताओं से युक्त सामूहिक रक्षा को सामूहिक सुरक्षा का एक रूप माना जा सकता है, जो कि भौगोलिक रूप से सैन्य रक्षा के लिए सीमित है। अधिक बार हालांकि सामूहिक सुरक्षा को एक क्षेत्रीय और वैश्विक अवधारणा के रूप में माना जाता है, जो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लीग ऑफ नेशन और संयुक्त राष्ट्र के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अक्सर इस तरह की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहायता और शासन की अवधारणाओं से प्रभावित होती है। उनकी विशिष्ट विशेषताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक कार्रवाई और राष्ट्र राज्यों की अपनी सुरक्षा के लिए अतः जिम्मेदार होने की स्वीकृति के बीच उनका सकल चरित्र है। वैश्विक सुरक्षा। अब वैश्विक सुरक्षा को देखते हैं। तो वैश्विक सुरक्षा विचारों का एक समूह है जो शांति युद्ध की समाप्ति के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित किया गया है कि दुनिया की सुरक्षा हर किसी का व्यवसाय है। यह इस आधार पर टिकी हुई है कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक सभी सुरक्षित न हो, जबकि हॉट सेवा की राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून सहायता, विश्व निर्माण के उपायों और विश्व शासन मध्य से संघर्ष को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार बल का उपयोग बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, शांति प्रवर्तन और हिंसा से निर्देश नागरिकों की सुरक्षा के लिए आरक्षित होना चाहिए और इसका निर्माण यूएन द्वारा किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून। अमेरिकी खौन में अंतर्राष्ट्रीय कानून वाक्यांश में कानून शब्द का उपयोग न्यायिक अधिकारों और कानून प्रवर्तन अधिकारों द्वारा लागू बाध्यकारी नियमों के विचार को मिलता है। हालांकि जो अमेरिकी संदर्भ में कानून को घरेलू संदर्भ में समझते हैं, वह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन के बारे में विचार करने के स्थान से बाहर है। अमेरिकी सरकार को भूमि के सर्वोच्च कानून का पालन करना चाहिए, जैसे अमेरिकी संविधान स्पष्ट करता है, जिसे समय संविधान शामिल है। अनेक अनुसरण में बनाए गए कानून और संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत सभी संधियां और बनाई जाएगी।
संविधान के अनुच्छेद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में जाना जाता है और पालन करने का अभ्यास करता है, जो उन प्रथाओं और रीति रिवाजों से युक्त होता है जो राज्यों को अनिवार्य के रूप में देखते हैं और जो एक समान रूप से राज्यों के एक पूर्व निर्धारण द्वारा आरोपित या अन्यथा आरोपित होता है और लगातार फैसले होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।